हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो अब तक हमने 2016 से 2021 तक का पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया है। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 2022 का पीवाईक्यू। इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फिर देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है पहला। तो पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दिस विच इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। तो इसमें से पूछा है, बताओ इसमें से कौन सा है जो फायर को कंट्रोल करता है। इनडायरेक्ट में आपसे पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा गैस है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में। किस में, फायर एक्सटिंग्यूशर में। तो ये आपने ये ऑलरेडी कर रखा है। तो बताओ फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सा गैस यूज़ होता है। क्या NH3 यूज़ होता है? नहीं। क्या यूज़ होता है? CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 2021 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बोल रहा है फोर्स चेंज द, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। मोशन ऑफ द बॉडी बिल्कुल चेंज कर सकता है। क्या स्पीड ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकता है एंड शेप ऑफ द बॉडी भी चेंज कर सकता है। तो इसका है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो भाई पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने हर चैप्टर मतलब जब भी मैं 2016 से अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाया हूँ सब में मैं बताता हूँ कौन सा रिपीट क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। तो अभी देखो 2 क्वेश्चन ही आए हैं और 2 में से पहला देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये बोला देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो ये भी एक हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसलिए आपको पीवाईक्यू करके ही जाना है। कहाँ से कहाँ तक का, 2016 से 2024 तक का आपको पीवाईक्यू करके जाना है। और मैं 2016 से 2024 तक का पीवाईक्यू इसी से मतलब चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में ही करवाऊंगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो जहाँ पे मैं आर लिख दूँ समझ जाना है रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनिज्म काउज ऐड, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐड काउज करता है। तो क्या बताया था, बताओ। सिंपल सा है, वायरस। तो कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है वो ऐड काउज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, देखो 4 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। चारों के चारों कैसे रिपीटेड क्वेश्चन है। यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो फिर आओ यहाँ पे। अगर गलत हो फिर मुझे बोलना। तो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेम द साइंटिस्ट का नाम बताना हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। बताओ क्या होगा इसका आंसर। कई बार हमने बता रखा था इसका, सिंपल सा लुईस पैस्चर है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताओ क्या डिस्कवर किया था इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था ना, पेनिसिलिन। देखो ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। और इन्होंने कब किया था, 1929 में। आई होप कि अब तक आपको याद भी हो ही गया होगा। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। एडवर्ड जेनर बताओ क्या डिस्कवर किया, इन्होंने वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। तो वैक्सीन का इन्होंने कब किया था, डेट भी याद रखना आपको साथ के साथ, है ना। ऐसे डेट को छोड़ दें, डेट को याद करके जाना है, डेट से भी क्वेश्चन आते हैं। और इन्होंने किस बीमारी के लिए किया था डिस्कवरी, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए। आपको ये डिजीज़ पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर हुआ था कौन से डिजीज़ के लिए हुआ था, तो स्मॉल पॉक्स के लिए हुआ था। रॉबर्ट हुक बताओ, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था डिस्कवरी, सेल का डिस्कवरी किया था इन्होंने। देखो सेम टू सेम, इसके तो ऑप्शन में चेंज नहीं हुआ भाई। 2021 में जो क्वेश्चन आए थे ना सेम टू सेम क्वेश्चन, इसके तो ऑप्शन तक चेंज नहीं हुआ। ए में देख लेना आपकी, ए में यही था, BCD कुछ भी एक पॉइंट है तक फिल वो होता है ना फुल स्टॉप, ये भी चेंज नहीं हुआ है। क्या बताओ, इसलिए बोलो यार कहता हूँ कि पीवाईक्यू करके जाना। अगर आपने मेरा मास्टरिंग एनसीईआरटी नहीं किया हो तो सबसे पहले उसे कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। आपका देखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो कौन सा इंडियन का फर्स्ट, आई होप की तो यार जीके टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद ही है कौन सा है, आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताओ। कॉमेट्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, बताओ इसे क्या कहते हैं। ये भी देखो आपका जो चैप्टर हट चुका है सोलर सिस्टम उसी का है। तो बताओ इसका सिंपल सा आंसर है, बताओ क्या है, एस्ट्रॉइड। ऑप्शन नंबर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रंट बल्ज पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड। बताओ जो फ्रंट पार्ट होता है, देखो फ्रंट वर्ड से सबसे पहले आप तो रेटिना को डिलीट कर दो, मतलब कट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं रेटिना आपका कहाँ पे होता है, बैक साइड में होता है, जिसके पास क्या, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। देखो इससे क्वेश्चन आए थे, इसमें क्या होते हैं, रड होते हैं, है ना। इसके अंदर रड प्रेजेंट होते हैं ना, कौन से प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले पूछा जा चुका है। और इसमें बताओ रड कौन सा आ चुके थे इसके में। उसके बाद पुपिल्स के बारे में पूछा जा चुका है कि पुपिल्स क्या होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एंट्री ऑफ लाइट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
एंट्री ऑफ लाइट, इसके थ्रू एंट्री ऑफ लाइट होता है। आइज होता है आपका कलर्ड पार्ट होता है आपका आँख का, और ये एडजस्ट करता है कि कितना लाइट आना चाहिए, कितना लाइट नहीं आना चाहिए। ये सारा का सारा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, इसमें से जो क्वेश्चन आया था इससे 2021 में, तो बताओ कि पूछा था, बताओ डिम लाइट किसके लिए एलिजिबल है। बताओ, रेड जो होता है वो डिम लाइट के लिए होता है या ब्राइट लाइट के लिए होता है। तो रेड जो होता है वो डिम लाइट के लिए होता है, और जो कौन सा होता है वो किसके लिए होता है, विजिबल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है, तो आपको ये इसमें से बस इतना सा पता होना चाहिए यार। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो जो कि क्वेश्चन आता हो। तो फ्रंट बल्ज पार्ट से पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, कॉर्निया। जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और प्यूपिल क्या होता है, एंट्री ऑफ लाइट। आइरिस क्या होता है, जो कि एडजस्ट करता है लाइट इनटू, और जो कलर्ड पार्ट होता है हमारा आई का, वायरस कहलाता है। रेटिना क्या होता है, जहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना होता है। रेटिना में 2 सेल होते हैं, एक होता है रेड, एक दूसरा होता है कौन। तो रेड जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिम लाइट लिख दो यहाँ पे। और आपका जो कौन से होते हैं वो कौन से लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे ज़्यादा इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको बस इतना करके जाना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए। इससे हर एक पॉइंट से, इससे प्यूपिल से कई बार क्वेश्चन पर हर एक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं। अब तक बस नहीं पूछा है तो ये कौन वाले पोर्शन से नहीं पूछा, बताओ कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इससे आप याद कर लो, क्या पता इस बार इससे क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, क्या है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड be used by the farmer with a large farm to harvest his crop quickly and efficiently। इसमें से क्या हम यूज़ करते हैं, क्या हमें यूज़ करनी चाहिए जब हम मतलब बहुत ज़्यादा, कौन सा फार्मर होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे जैसे गरीब आदमी के पास उतना है नहीं। तो देखो, ये अगर बहुत ज़्यादा फार्मर हो, है ना, बहुत ज़्यादा खेती जो करता हो, तो उसको इसमें से कौन सा मशीन यूज़ करना चाहिए उसको मतलब हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक, ताकि उसका जल्दी भी हो जाए और इफिशियंसली हो जाए, उसका नुकसान मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे, एकदम फास्ट हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। तो बताओ क्या इसमें यूज़ करते हैं, सिंपल सा विनोइंग मशीन। क्या विनोइंग मशीन तो सबसे पहले बात होती नहीं है। विनोइंग प्रोसेस है जो कि हम क्या करते हैं, एयर के हेल्प से इसे करते हैं। सिकल जो कट करने बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और हार्वेस्ट में तो सीड ड्रिल यूज़ होता नहीं है, ये तो इसमें सोइंग में यूज़ होता है। तो इसे तो सबसे पहले कट कर दीजिए। तो आपका सिंपल से इसका आंसर होता है कंबाइन। तो कंबाइन इसका होता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लार्ज एम्पलीट्यूड, यार ये क्वेश्चन को देख देख के मैं इरिटेट हो गया। मतलब कि हर साल पूछा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, पिच किस पे डिपेंड कर रहा है, लॉर्डनेस। ये 4 जो क्वेश्चन है यार, मैं देख देख के मैं इरिटेट हो गया यार। तो आई होप आपको तो याद हो ही गया होगा अब तक। तो लार्ज एम्पलीट्यूड साउंड वाइब्रेट विच प्रोड्यूस, तो लार्ज एम्पलीट्यूड की अगर हो तो क्या होगा, बताओ क्या होता है, लॉर्ड साउंड होता है। अब मैं फिर इससे एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो वो देख लें, अगर जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो तो वो यहाँ पे समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉर्डनेस। लॉर्डनेस यार, लॉर्ड बोल दो। और जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के, पिच ऑफ साउंड। तो जो पिच होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। जो लॉर्डनेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एम्पलीट्यूड। अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो आपका लॉर्डनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लॉर्डनेस कम होगा। उसी टाइप से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच भी कम होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज़ तो इतना इंपॉर्टेंट, इससे तो आप तो नींद में आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए ना। नींद में कोई पूछ लेना भाई बताओ लॉर्डनेस, एम्पलीट्यूड आपको दिमाग में, पिच, फ्रीक्वेंसी, आपको नींद में आनी चाहिए जहन में, है ना। यानी कि जगह का नहीं पूछने की जरूरत, तो नींद में ही आपको बोलना है। तो देखो आप पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोप्लास्टिक, इसमें से पूछा कि थर्मोप्लास्टिक का कौन सा एग्जाम्पल है। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है इस पर, तो बताइए। पॉलीथीन। तो ये दोनों क्या है, अगर ये थर्मोप्लास्टिक है तो ये थर्मोसेटिंग है। तो थर्मोसेटिंग आपका है मेलामिन, इसको लिख दूँगा क्या, चलो लिख देता हूँ। यह आपका थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, सेटिंग है ना, सेटिंग से कुछ और मत समझ लेना, थर्मोसेटिंग समझ लेना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मोसेटिंग क्या होता है बताइए। थर्मोसेटिंग वो होता है जो कि अगर इसको आप हीट करते हो ना, अगर इसको आप हीट करें आप, तो क्या अगर ये हीट करेंगे तो क्या ये सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, बताइए। ये सॉफ्ट होगा क्या, नहीं ये सॉफ्ट नहीं होगा। देखो थर्मोसेटिंग सिंपल से याद कर लो, सेटिंग क्या होता है, अगर उसको आप हीट करो तो वो आपका सॉफ्ट नहीं होगा। लेकिन अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि अगर देखो प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो तो ये क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर इसे आप हीट करते हो तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है मतलब इसको हम दूसरा शेप दे सकते हैं। तो मतलब कि ये क्या होता है,
थर्मोसेटिंग, जैसे पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक वगैरह होता है, अगर आप हीट करते हो देख तो पिघल जाता है, तो उसे फिर जब आप सॉफ्ट हो जाते हैं फिर उसका दूसरा शेप दे सकते हो। उसी टाइप से थर्मोसेटिंग, सेटिंग मतलब सिंपल से याद कर लो, जिसे हम हीट कर रहे हैं वो सॉफ्ट ना हो, और थर्मोप्लास्टिक जिसे हम हीट कर वो सॉफ्ट हो जाए, सिंपल सा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बीटन इनटू थिन शीट, इसमें से कौन सा है जिसको कि हम बीट करके है ना, पीट 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 के क्या करते हैं, थिन शीट बनाते हैं ना। सपोज कि ये है आपका एक रेड है, ये भाई साहब रेड है ना, क्या है भाई साहब, ये रेड है भाई, इसको हमने इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा कि ये क्या बन जाए आपका, एक सीट बन जाए, तो ये क्या बन जाए, सीट बन जाए। तो बताओ, तो ये आपका क्या है, सीट हो जाए, बन जाए। तो इसमें से कौन सा जिसको हम पीटे तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, क्या ऑक्सीजन को पीट के सीट में कन्वर्ट कर पाओगे यार, ये तो गैस है भाई, उसे क्या ऐसे ही कर सकते हैं। सल्फर नहीं होता है, फॉस्फोरस भी नहीं होगा, तो सिंपल से इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद है जिंक है वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली और पे ध्यान देना, सिंथेटिक फाइबर, इसमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, मैनमेड नहीं, मैनमेड ने सिंथेटिक फाइबर से बताना है। तो बताओ सिंथेटिक फाइबर इसमें से कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर मैनमेड नहीं, जो मैनमेड जो है ना, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो जो मतलब क्या पूछा, सिंपल से, ये जो मैन मेड है ना, जिसने किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। क्या उल इंसान ने बनाया क्या, नहीं, जो सिर्फ सिंथेटिक तो मैन मेड होते वो पीवीसी, पॉलीथीन, बैकलाइट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, बताइए 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 मेरे भाई, ये सिंथेटिक फाइबर हैं। ठीक, इसमें से अगर आपका बैकलाइट पूछे तो बैकलाइट का भी देखो, बैकलाइट का क्या एग्जांपल बताया था, बैकलाइट किसके अंदर आता है, थर्मोसेटिंग एंड मेलामिन एंड पॉलीथीन किसके अंदर आता है, बताओ बताओ, थर्मो प्लास्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ ट्रेडिशनल, देखो अब बच्चे क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इरिगेशन, भाई मोड, अरे यार सही है ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई आपने तो नोट छोड़ दिया यार, है ना, देखो यहाँ पे नोट है क्या कहीं पे, हाँ नोट है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, नोट ज़रूर देते हैं, हर क्वेश्चन है, हर ईयर में एक न एक ऐसा क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, अगर नोट वगैरह दिया रखो, ट्रू फॉल्स दिया हो, तो उसे आप अंडरलाइन सबसे पहले कर लो, तो इसलिए इससे बहुत ज़रूरी होती है इस टाइप से सॉल्व करने की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ ट्रेडिशनल मेथड, क्या मोर ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल है, चैन है बिल्कुल है, लेबर सिस्टम है बिल्कुल है, आपका जो ड्रिप है वो नहीं है। तो ड्रिप जो है आपका कैसा सिस्टम है, ये आपका मॉडर्न सिस्टम है ना, मॉडर्न सिस्टम। बताओ एक और आते हैं, एक और कौन आते हैं, स्प्रिंग सिस्टम। और ड्रिप और स्प्रिंग में सबसे बेस्ट सिस्टम कौन है, ये आपका बेस्ट सिस्टम है ना, बेस्ट सिस्टम है इरिगेशन के लिए सबसे, चाहे वो ट्रेडिशनल ले लो, चाहे आप ले लो मॉडर्न ले लो, सबसे अच्छा सिस्टम अगर किससे माना जाता है वो ड्रिप सिस्टम को ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, सबसे अच्छा सिस्टम आपका ड्रिप सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, देखो बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट, देखो आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो ये आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बीम ऑफ लाइट आ रहा है, उसके बाद फिर जब यहाँ टकराएगा तो ये रिटर्न बैक चला जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो लाइट आ रहा है ना, ये जो आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, जाने वाले को नहीं, आने वाले को पूछ रहा है ये, और इसके बीच में हम जानते हैं क्या होता है, नॉर्मल होता है इसके बीच में, है ना। तो पूछ रहा है ये जो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक जो कर रहा है सरफेस पे, जो स्ट्राइक, देखो ये वाला आगे स्ट्राइक कर रहा है ना यहाँ पे, ये अगर स्ट्राइक किया फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो स्ट्राइक जब कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा और मैंने बता भी रखा है। तो इसको सिंपल सा क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे या इंसिडेंट रे, बताओ इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे आता है ना उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे जाता है, जो रिटर्न होकर जैसे यहाँ पर टकराया, ये जो रिटर्न जा रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब बताओ इन दोनों के बीच जो एंगल बनती है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट के में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पता कल होगा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंसिडेंट अगर मैं 30 डिग्री दे दूँ, 30 डिग्री इंसिडेंट दे दूँ, आपका रिफ्लेक्टेड भी कितना हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 40 दूँ तो ये 40, मतलब ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको इससे इतनी चीज़ कम से कम पता होना चाहिए। और एक लॉ, दूसरा लॉ इसमें क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, है ना, एक जगह एक पॉइंट एंड सेम प्लेन पे सारे के सारे लाई करते हैं। आपको ये 3-4 पॉइंट इससे पता होना चाहिए। तो बताओ इसका आंसर क्या है फिलहाल के लिए, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। क्या ये समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो आपको क्या बनता है भाई, आपका फ़र्ज़ है इसे लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना। ओके।
बाकी अपने दोस्तों से भी शेयर करो यार, किसी और का भला हो जाए आपके लिए तो कितनी खुशी की बात है आपके हेल्प से। तो सिंपल सा देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉप साउंड प्रोड्यूस इंडिकेट द प्रेजेंस। सिंपल सा यार, पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता ही होगा। तो पॉप साउंड इंडिकेट करता है कौन सा गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए पॉप साउंड इंडिकेट करता है ना, इंडिकेशन पूछा है तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेल विच लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा सेल है जो कि जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लैक मतलब अब्सेंट है, जिसके पास नहीं होता, बताओ कौन सा होता है, प्रोकार्योटिक सेल। देखो मैं थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आपको लिख दूँ प्रोकार्योटिक अंडर यूकार्योटिक के बारे में, 2-3 पॉइंट लिख दूँ जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो यूकार्योटिक सबसे पहले लिखो यहाँ पे, प्रोकार्योटिक है ना, प्रोकार्योटिक सेल एंड दूसरा लिखो यूकार्योटिक सेल। इससे क्वेश्चन आए हैं, कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे में बता दूँ आपको, क्या पता फिर से रिपीट हो जाए। तो प्रोकार्योटिक सेल है ना, यूकार्योटिक सेल। देखो प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है फॉल्स है ना, फॉल्स या सिंपल सा देखो प्रीमिटिव टाइप का होता है। ये कैसा होता है, ये प्रीमिटिव सेल है, प्रीमिटिव टाइप है ना, प्रीमिटिव सेल। और ये जो होता है आपका एडवांस सेल, जो यूकार्योटिक होता है, ये कैसा होता है, एडवांस सेल। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो होता है ना, जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो आप लिख लेना सेल ऑर्गेनेल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बस आपको इतना सा पॉइंट है मिनिमम पता ही होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल दे दे तो अगर आप कभी भी पूछेंगे इसमें तो बताओ कौन सा यूकार्योटिक है कौन सा प्रोकार्योटिक है, सिंपल सा इसमें याद कर लो, जितने बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सबके सबके प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया के अलावा जितने भी होते हैं, फंजाई, एल्गी, एनिमल प्लांट, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, वो यूकार्योटिक होते हैं। आपको बस इसका पता होना चाहिए, बैक्टीरिया कभी भी देख लो तो आपका क्या होता है, प्रोकार्योटिक होता है। ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप इसे जरूर बना लेना कॉपी में, इसे याद करके जाना। और मैंने देखो एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, प्रोकार्योटिक जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, यूकार्योटिक जो होता है वो एडवांस सेल होता है, प्रोकार्योटिक जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक के अंदर 70S राइबोसोम होता है और इसके अंदर 80S राइबोसोम होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा जितनी चीज़ आते हैं सबके सब यूकार्योटिक में होते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये देखो 2-3 क्वेश्चन आ चुके, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा बता दूँ यार आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंच चुके हैं। तो देखो 17 क्या कह रहा है भाई, ओके चलो देखते हैं फिर। तो 17 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ पोरस ब्लैक, है ना, TPB, क्या TPB शॉर्ट फॉर्म बन गया, क्या बात है क्या बात है। तो टफ पोरस एंड ब्लैक, इट इज़ ऑलमोस्ट, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले वर्ड को बिल्कुल मत भूल जाना भाई। ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं होता ना तो आपका इसका आंसर क्या होता पता है, इसका आंसर होता है आपका कोक। तो इसे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इसमें अगर ऑलमोस्ट नहीं होता इसका आंसर होता है कोक। यहाँ पे ऑलमोस्ट दे दिया तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कोल तार। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ऑलमोस्ट वर्ड है या नहीं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड करो पहले सब, उसके बाद तब आपको ऑप्शन, भाई ऑप्शन में लगाने में क्या 1 सेकंड में नहीं लगते हैं ना। मेन तो आपको टाइम किस में लगना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने में लगना चाहिए टाइम। आपका जो एग्जाम हॉल जाओगे तो वहाँ पे जो टाइम आपका किस में जाना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने में टाइम आपका वहाँ पे लगना चाहिए, ना कि ऑप्शन को रीड करने में। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ, फिर ऑप्शन तो यार टिक लगाना, ऑप्शन में टिक लगाने में क्या 5 सेकंड लगा, ऐसे लगाना टिक लगा निकल दो आगे, है ना। वहाँ तो आपको फिल करना होगा, लेकिन उससे पहले टिक तो लगाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है बताओ, क्या ग्रेफाइट है, नहीं ग्रेफाइट, मैग्नीशियम आयरन, ये तो हम जानते हैं ये दोनों है ही है, मैग्नीशियम भी आपके हैं। तो सिंपल सा जो क्लोरीन होता है वो आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ये मेटल नॉन मेटल्स है, इसी सब हटा दिया गया लगभग, तो इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो करंट इज फॉलो ऑफ, तो करंट होता है वो फॉलो होता है किसकी वजह से फॉलो होता है, क्या प्रोटॉन की वजह से फॉलो होता है या न्यूट्रॉन या एटम, एटम वजह से तो होगा नहीं, ये तीनों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं बंदे को। तो सिंपल आपको याद रखना है, जो करंट जो फॉलो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉलो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, आयन वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से होता है मतलब कि आपका करंट वगैरह फॉलो होता है। सिंपल सा वन वर्ड में इतना सा जान लो कि करंट किसकी वजह से फॉलो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन आर लोकेटेड इन, जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? प्लास्टिड में होता है लोकेटेड? नहीं। देखो प्लास्टिड के बारे में 2-3 चीज़ जान लो यार। तो प्लास्टिड जो होता है सिर्फ किसके अंदर होता है? ओनली इन प्लांट में होता है, सिर्फ ओनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। और इसके अंदर इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किसके लिए ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है या फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जो प्लांट का कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए। जो सेल वॉल जो होता है ये भी सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट, है ना। ये सिर्फ किस में प्लांट होता है प्रेजेंट होता है? सॉरी, प्लांट में होता है। और ये कैसा वॉल है? ये आपका डेड वॉल है, ये लिविंग नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए डेड वॉल होता है। और जो तो ये आउटर कवरिंग होता है, ये कैसा होता है? आउटर कवरिंग होता है। ये किसके अंदर? प्लांट के अंदर, ओनली इन प्लांट। और जो क्रोमोजोम होता है ये दोनों के अंदर होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है? जीन्स आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है? क्रोमोजोम में लोकेटेड होता है जीन्स, है ना। ये आपका कुछ जीन्स होते हैं कुछ इस टाइप से, और इसमें आपके क्रोमोजोम जीन मतलब सॉरी आपको क्रोमोजोम होते हैं, इसमें जीन्स वगैरह प्रेजेंट होता है। ये ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि जीन्स कहाँ पे होता है? क्रोमोजोम में होता है। और ये क्रोमोजोम कहाँ पे होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, बताओ क्रोमोजोम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम। ओके, 21 है, देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ए बॉल बेरिंग ऑन अ ग्राउंड स्लो डाउन, है ना, ऑन अ ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। दिस इज बिकॉज जो बॉल बेरिंग होता है ऑन द ग्राउंड वो स्लो करता है किसी चीज़ को, वो मतलब रुक जाता है या वो धीरे हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन लग रहा होता है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 है, बर्निंग ऑफ कॉइल इज क्लोज डूम इज प्रोड्यूस। देखो सिंपल सा, बर्निंग ऑफ कॉइल इन क्लोज डूम। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? क्लोज रूम। अगर यह क्लोज रूम नहीं होता तो आपका इसका आंसर कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन मैं पूछा क्लोज रूम। क्लोज रूम अगर हो तो मतलब कि क्लोज रूम में क्या होता है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, हम जानते हैं कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से आपका क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और ये भी आपको पता है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपका उससे क्या रिलीज होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिलीज होता है। तो बताओ कि सिंपल सा, देखो कितना घुमा के, इनकम्प्लीट नहीं पूछ के इसको थोड़ा सा यहाँ से पूछा है ना, थोड़ा सा लॉजिकल पूछा है। सिंपल सा है कि बर्निंग कोल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। 23 देखो क्या कह रहा है। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी आपका कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में कौन सा है इसमें से? आपका है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका आंसर है बहुत ही आसान सा इजी सा सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड बोले तो क्या हो गया आपका? एयर एंड ये सब क्या होता है? एयर होता है एंड लिक्विड होता है। इन दोनों की वजह से जो आपका जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या कहते हैं? वो आपका सिंपल सा ड्रग कहते हैं उसको, ना, ड्रग। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन। जो ईस्ट जो होता है वो हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? किस चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं? किस चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं? बताओ। अल्कोहल। एक तो अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं ना, प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे 2-3 इसके लिए 2-3 पॉइंट आप याद कर लो। एक इसमें आप याद कर लो कि इससे अल्कोहल तो बनाते हैं, पता चलो। ये तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के में लिख देता है, अल्कोहल बनाते हैं इससे। और दूसरा ईस्ट के हेल्प से हम ब्रेड भी बनाते हैं ना, जो ब्रेड आपका बनता है वो अल्कोहल के हेल्प से बनता है। और जो इसका जो और ये सारे के सारे जो अल्कोहल बन रहे हैं, ब्रेड बन रहा है, ये कौन से प्रोसेस के हेल्प से बनता है? फर्मेंटेशन। आपको ये पता होना चाहिए, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये क्या, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है या प्रेजेंट में होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये कौन सा कब होता है? ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे बस सिंपल से याद कर लो, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। ओके, इतना सा बस पता होना चाहिए आपको। तो आज के लिए बस इतना ही है। 25 क्वेश्चन आपको 2022 के कवर हो चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको 25 में कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट जरूर कर बताओ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा था वो भी मुझे बताएंगे। तो अगर आप मैथ्स का लेक्चर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, सर मुझे मैथ्स का लेक्चर चाहिए PYQ, तो मैं मैथ्स का भी आपके लिए कर लेगा आ जाऊँगा बहुत जल्दी। अभी अब टाइम है आपके एग्जाम में, तो उतने दिन में कवर हो जाएंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। देखो आपको करना है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ मेरे, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। अगर अब तक आपने नहीं किया तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको 2 सेक्शन मिलेगा। एक आपका JMI PY को जो भी मैं करवा रहा हूँ साइंस के, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा
AMUN GMI जो कि ये मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी सीरीज से मैंने लिया था ये। तो इसमें आपको मैंने क्या करवाया है, तो इसमें सिंपल सा मैंने सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 50 से 60 हर चैप्टर का मैंने करवाया साइंस का। और इस चीज़ की मेरी फुली गारंटी है कि अगर मैंने जो 50-60 जो क्वेश्चन करवाए हैं, इससे एक भी बाहर आपके जामिया या AMU में नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, मैंने जितने चैप्टर यहाँ पे करवा रखे हैं उस चैप्टर से ही सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, मैंने जितने करवाए सारे। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, देखना है यहाँ पे डे 1 डे 2 इस तरीके से कर, ज़्यादा टाइम का नहीं। देखो 11 मिनट 9 मिनट 16 मिनट ऐसे कुछ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। तो 5 से 6 घंटे में आपका सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। अभी एग्जाम में टाइम है, आप अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अगर है भी, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है लास्ट समय में। तो यहाँ पे मैंने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाया, कोई थ्योरी वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, और क्वेश्चन के थ्रू मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवाने की। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, और यहाँ पे आप जरूर जाएँ, इसे ज़रूर अटेंड करें और ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि आपका 25 में 25 आपके एग्जाम में मार्क्स आ सकें, ठीक। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे पूछ सकते हो। देखो आईडी है मेरा कादिर, लिखना कादिर 374, ये मेरा इंस्टा आईडी है। तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यार, और कमेंट जरूर करके बताएं आपको कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, या अगर मैथ्स में आपको मैथ्स का लेक्चर चाहिए, अगर मैथ्स में कोई डाउट हो, अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कहीं पर भी कोई डाउट, तो मुझे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है यार कि सब्सक्राइब करना आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल को, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय गाइस। पढ़ाई करना अच्छे से, टेंशन नहीं लें, आपके लिए मैं बहुत जल्द मैथ्स का लेक्चर भी लेकर आने वाला हूँ, ओके।